रहस्यों से परिपूर्ण है मध्य प्रदेश में गोंड आदिवासियों की ये भूमि। प्रसिद्ध मानव शास्त्री स्वर्गीय वेरियर अल्विन के अनुसार गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों पर आच्छादित घने जंगलों में एवं मेखला पर्वत श्रृंखलाओं में बसी है और इसके अलावा अमरकंटक नामक स्थान में, जहां नर्मदा जी का अदृश्य उद्गम स्रोत है, वो नर्मदा नदी जो बाद में कपिल धारा से होती हुई वन पर्वत का सीना चीरकर धारा प्रवाह बहती है, उसी पावन नर्मदा के किनारों के आसपास भी बसी है गोंड जनजाति। मध्य प्रदेश में गोंडों के कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि गोंड भारत की सबसे प्रभावशाली जनजाति रही है। जिसका भाई परतेती राजा बसे। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नाम गोंडवाना है और एक समय में गोंडवाना एक बड़ा राज्य था। रानी दुर्गावती इस जनजाति की प्रमुख वीरांगना और कुशल शासिका थी। मध्य प्रदेश के आधे से अधिक भाग में आदिवासी निवास करते हैं। इनमें गोंड सबसे अधिक संख्या में है। मध्य प्रदेश में बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, ढिंडोरी, नरसिंहपुर, सिवनी, सागर, दमोह, होशंगाबाद आदि जिलों में गोंड प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त गोंड जनजाति महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश में भी निवास करती है। हालांकि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1991 में गोंड जनजाति की कुल संख्या 67,27,838 आंकी गई है, जो अब एक अनुमान के अनुसार लगभग 1 करोड़ तक पहुंच गई होगी। लेकिन अभी भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि मध्य प्रदेश के इतने विशाल क्षेत्र में ये गोंड कहां से आकर बसे हैं। गोंड शब्द मूल रूप से तमिल भाषा का है और वो गोंड शब्द से बना है। गोंड का अर्थ होता है पर्वतों और वन प्रांतों के बीच में रहने वाले लोग, इसीलिए वो गोंड कहलाए। गोंड प्रकृति की कोख में किसी पहाड़ी या नदी के किनारे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि प्रकृति के आंचल में फैले वनों से इन्हें फल, लकड़ी, मांस के लिए जानवर आदि मिल जाते हैं और नदी से पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। गोंड आदिवासी होते हुए भी अपने को किसान कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। गांवों में गोंडों की बहुलता के कारण सारे गांव गोंड गांव ही कहलाते हैं, लेकिन प्रत्येक गांव में गोंड लोगों के अलावा अगरिया, कोरकू, बैगा, ढुलिया, बादी एवं प्रधान आदि जनजाति के और अन्य जनजातियों के लोग भी सामाजिक सामंजस्य के साथ निवास करते हैं। मध्य प्रदेश शासन की अनुसूची में गोंडों की 49 उपशाखाएं गिनाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं। गोंड लोगों की आंतरिक संबंध रचना विभिन्न गोत्रों पर आधारित है। गोंड गोत्र को कुर कहते हैं। कहीं कुर देवोपासना के आधार पर बने हैं, तो कहीं देवगुड़ी या देव खलियान के आधार पर बने हैं। देवोपासना के आधार पर गोंडों के 7 गोत्र हैं। देवगुड़ी के आधार पर गोंडों के 62 गोत्र हैं। गोंडों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि गोंडों की उत्पत्ति लिंगोपेन नामक देवता से हुई है। लिंगो उनके आदि देवता हैं। कहते हैं कि लिंगो ने गोंड
के 7 भाइयों को सबसे पहले पैदा किया। उसके पश्चात 7 भाइयों के अलग अलग प्रजाति बनी, जिसे वे कुर कहते हैं। उन्हीं कुरों से गोंड समाज का, गोंड जनजाति का विकास हुआ है। गोंडों की शारीरिक रचना सुगठित होती है। इनका कद मध्यम और रंग काला होता है। इसी तरह गोंड स्त्रियां काली लेकिन पुष्ट और चपल होती हैं। स्वभाव से गोंड पुरुष सच्चे और विश्वसनीय होते हैं। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण मस्ती से भरा होता है। महिलाएं स्वभाव से मेहनतकश होती हैं। घर, खेत, मजदूरी और बाजार में गोंड स्त्रियों का बराबरी का हक होता है। गोंडों में जो लोग राजघराने के हैं वे राजगोंड कहलाते हैं तथा अन्य साधारण गोंड किसान गोंड कहलाते हैं। स्वर्गीय वेरियर अल्विन की पत्नी कोसी अल्विन बाई, जो खुद राजगोंड परिवार से हैं, के अनुसार गोंड जात के राजगोंड राजगोंड है। जी। तो राजगोंड मतलब गोंड राजगोंड क्यों कहलाए? ये छोटे छोटे राजा सारंगगढ़ है, खैरागढ़ है और बहुत से छोटे राजा लोग रहे गोंड राजगोंड। उसी में से हमारे खानदान भी रहे, हमारे पिताजी वगैरह। तो राजगोंड और गोंड में खान पान में और रहन सहन में कोई अंतर है? अंतर तो नहीं है कुछ भी। दोनों में शादी ब्याह हो जाता है? हाँ, हो जाता। पहले होता था कि अब होता है? अभी ज्यादा हो गया, अभी तो कर लेते हैं। गोंड समाज पिता प्रधान है। पुरुष परिवार का मुखिया होता है। फिर भी सयानी महिलाओं से हर कार्य में सलाह ली जाती है। गोंड स्त्री सच्चे अर्थों में पति की सहचरी मानी जाती है। गोंडों में ददिहाल और ननिहाल परिवारों में विवाह करना नैतिक अधिकार माना जाता है। भाई अपनी बहन की लड़की से विवाह करने का पहला हकदार होता है। इसके अलावा पठौनी विवाह, जिसमें लड़की की बारात लड़के के यहां जाती है, लेकिन अब यह प्रथा समाप्त हो चुकी है। चढ़ विवाह में दूल्हा बारात लेकर जाता है। तो भगेली विवाह यानी भगाकर के विवाह, जो केवल लड़के लड़की की मर्जी से होता है। लमसना विवाह, जिसमें लमसना को घर जमाई विवाह कहते हैं। हमारे ससुर जी हमें लाए हैं कि लमसनी कह की, उनकी कोई लड़कियां ना लड़की है, लड़का नहीं है, तो हमें बेहियाँ बैठा रही इस लड़की के साथ शादी कर दें। उसके हमारे 2 बच्चे हैं। गोंड पुनर्जन्म को स्पष्ट रूप से नहीं मानते। गोंडों में अग्निदाह और दफनाने दोनों की प्रथा है। दशमानी यानी क्रियाकर्म 10 दिन बाद होता है और इस रस्म को गोंड बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें गोत्र एवं परिवार के सभी लोग दोपहर से पहले घाट पर जाते हैं। मुंडन आदि के बाद स्नान होता है। स्नान पश्चात पूजा और फिर भोज होता है। गोंडों के घर मट्टी, बांस, खपरेल व घास फूस से बने होते हैं। नींव खोदने के पहले गोंड नारियल, घी, गुड़ से भूमि पूजा करते हैं। एक मकान 30 से 35 फीट लंबा और 10 से 12 फीट चौड़ा होता है।
घर के बीचों बीच 3 तरफ कमरों से घिरा हुआ आंगन होता है। घर का प्रमुख द्वार साफ सुथरा व सजा रहता है। घर की स्त्रियां मकान की दीवारों पर विभिन्न कलात्मक कृतियां बनाती हैं, जिनमें वे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करती हैं। गौंड जाति की स्त्रियां साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखती हैं। दीवारों पर भित्ति अलंकरण बनाना गौंड महिलाओं का प्रिय शौक है। घर के पीछे वाले हिस्से में बाड़ी अनिवार्य है। बैतूल जिले में बांस का दरवाजा या बांस के पार्टीशन आदि का इस्तेमाल ज्यादा होता है। गौंड लोग अपने घरों की खिड़कियां भी सुंदर एवं कलात्मक तरीके से बनाते हैं। गौंड जनजाति के लोग अपने घर परिवार की समृद्धि के अनुसार ही बनाते हैं। सामान्यतः गौंड अपने खेतों में 2 फसलें लेता है। एक फसल धान, कोदो, कुटकी, तिलहन, रमतेला, चावल, मक्का और तिली आदि की है, तो दूसरी फसल गेहूं, चना, राई, मसूर, अलसी आदि की होती है। पेज गोंडों का प्रिय भोजन है। रात के बने चावल में पानी डालकर वे सुबह इसे बड़े चाव से सब्जी या कंद के साथ खाना ज्यादा पसंद करते हैं। भोजन में ये कोदो, कुटकी, जवा, गेहूं, मक्का की रोटी आदि भी खाना पसंद करते हैं। गौंड मछली भी बड़े चाव से खाते हैं। गौंड पुरुष घुटने तक की धोती, कमीज, कंधे पर गमछा व सिर पर पगड़ी बांधते हैं। गौंड स्त्रियां 6 से 8 गजी साड़ी घुटने तक कांच लगाकर पहनती हैं। आजकल गौंड स्त्रियां ब्लाउज के पहने बगैर घर से बाहर नहीं निकलती हैं और अब ये अन्य स्त्रियों की तरह साड़ी भी पहनने लगी हैं। गौंड स्त्रियों को गहनों से अधिक लगाव होता है। हाथ में चूड़ियां सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। इसके अलावा जुरिया, पट्टा बहुटा, चुटकी तोड़ा, पैरा सतुआ, हमेल, ढार, झरखा, तरकी बारी व टिकुमी आदि गौंड स्त्रियों के परंपरागत आभूषण हैं। गौंड एवं आदिवासी स्त्रियों में बचपन से ही शरीर गोदाने की प्रथा है। गोदना गुदवाने के पीछे यही भावना है कि ये स्त्री के सच्चे गहनों की निशानी है। गौंड जनजाति के कई देवी देवता हैं। बड़ा देव, जिसे वे लिंगो देव भी कहते हैं, बड़े देव की स्थापना पूर्व की ओर की जाती है। मावा सब परिवार गांव बस्ती सब अच्छी मनाना चाहिए। हे मावा देवतानी मावा सेना लो बाहन माने किसी बात राहने लेकिन माने की अतमा नरियर होता। ठाकुर देव गौंडों का ग्राम देवता है, जिसकी स्थापना गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे की जाती है। गौंड मानते हैं कि ठाकुर देव गांव की दैवी आपदाओं को दूर करता है। खैर माई का स्थान अधिकतर महुआ वृक्ष के नीचे होता है।
उसी तरह ये शिव, पार्वती, कृष्ण आदि की भी पूजा करते हैं। गौंड सहज रूप से अंधविश्वासी हैं और गौंड समाज में विपदा या बीमारी आदि में टोने टोटके, जादू, झाड़ फूंक आदि का भी प्रचलन है। यहाँ चौगान वाली माता बोलते हैं। यहाँ जो भी परेशानी रहती है तो परेशानी दूर हल हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ दौड़ करते हैं, आते हैं। गौंड तीज त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम पोला त्योहार मनाते हैं, दशहरा, दीपावली और होली का त्योहार भी मनाते हैं। प्रजातंत्र में जनता की भागीदारी बढ़े, इस कार्य को मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायती योजना को लागू कर भली भांति पूरा किया है। गर्भवती महिलाओं को 500 रुपया देते हैं पंचायत की ओर से, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 60 से ऊपर 65 वर्ष तक के हैं, 70 वर्ष तक के, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन 150 रुपया माह। और जैसे घर का मुखिया ख़त्म हो गया तो उसको भी उसके परिवार को 10,000 रुपया राष्ट्रीय परिवार योजना के हिसाब से 10,000 रुपया दिलवाया जाता है। आज इन पंचायतों में आदिवासी महिलाओं की पंच एवं सरपंच के रूप में भागीदारी प्रमुख है। अब एक समान अधिकार है, महिला भी खड़ी हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, सरपंच बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। हमने सड़क रोड के अपने गली सुधारने के लिए सीमेंट रोड मांगा और हेडपंप पानी के लिए मांगा। मध्य प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण देन शिक्षा का प्रसार है। बच्चों, आज अपन गाय के बारे में रखना पड़ता है। हमारे देश में जानवर कई प्रकार के, जंगली भी होते हैं और पशु भी। जंगली जानवर में शेर भी होता है और तेंदुआ, हिरण इत्यादि होते हैं। उसी प्रकार हमारे जो पालतू पशु होते हैं उसमें गाय जो है एक ये पालतू पशु है। प्रशासन ने आदिवासी इलाकों में जगह जगह पर प्राइमरी, मिडिल एवं हाई स्कूल आदि खोले हैं। लासे लड़की हमारे देश के संविधान में ऐसी कई विशेषताएं हैं जो भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। मेरा नाम प्रीति पंद्राम है। इस हॉस्टल में 360 रुपये महीने के हिसाब से शिष्यवृत्ति मिलती है। इसमें हमें प्रतिदिन सुबह नाश्ता, सुबह शाम खाना और महीने में 2 बार फिस्ट बनती है और महीने में 1 बार तेल साबुन मिलता है। और हॉस्टल में बिस्तर, पलंग, गद्दे सभी की सुविधा है और थाली, गिलास, लोटा ये भी हॉस्टल से ही मिलता है। आश्रम स्कूलों का निर्माण आदिवासी बच्चों के वातावरण के अनुरूप ही किया गया है। जहां उनके पढ़ने, रहने एवं भोजन आदि की भी व्यवस्था की गई है। छोटी उम्र से ही बच्चों को शिक्षा की तरफ आकर्षित करने के लिए कॉपी किताबों के अलावा दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की गई है। आज बहुत से गौंड आदिवासी शिक्षा की बदौलत प्रशासन ही नहीं बल्कि शासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जब से इस मंत्रालय का गठन हुआ है, रोड, रास्ते हैं, ब्रिजेस हैं, सिंचाई के साधन हैं, छात्रावास, आश्रम बॉयज एंड गर्ल्स, और ये विशेष से इस प्रकार की योजनाओं के लिए जहां ऐसा लगता है जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों की दृष्टि से
वहाँ की जो कमी है उस कमी को ध्यान में रख करके हम लोग करते हैं। और महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हमारी हैं, जहाँ पर विशेषकर आदिवासी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की दृष्टि से ये सारा काम हमने इन 4.5 सालों में किया है। शिक्षा के प्रसार से गोंड एवं अन्य आदिवासियों में आज स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को शहरों से जोड़ने का काम भी शुरू हो चुका है। शिक्षित आदिवासी लड़के व लड़कियों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशासन ने छात्र ही नहीं बल्कि छात्राओं के लिए भी क्रीड़ा परिसर आदि का निर्माण किया है। इस क्रीड़ा परिसर से गत वर्ष गोंड जाति की 6 लड़कियों ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग भी लिया है। गोंडों में 3 गीत कथाएं ज्यादा प्रचलित हैं, रामायणी, पंडायणी और गोंडवानी। गोंडों में गीत कथाएं प्रधान गाते हैं। इनकी रामायणी का नायक राम नहीं बल्कि लक्ष्मण है, पांडायणी का नायक भीम है और गोंडवानी गोंड राजाओं की वीर गाथाएं हैं। हनुमति अब गायो भैया यार लंकरे दुआरा, लंकाला जलाई के समुद्र मिलाए, लंकाला ले शिकर समुद्र मिलाए, अरे सीता के सुध प्रभु को सुनाए रामा। मढ़ई व मेघनाथ के मेले इनके प्रमुख मनोरंजन के साधन हैं। गोंड आदिवासियों के प्रमुख नृत्य कर्मा, सैला, रीना कर्मा और रीना सैला आदि हैं। नृत्य में कोई विशेष वेशभूषा नहीं होती है, इसलिए ये विभिन्न रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं।